हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की पिछली क्लास के अंदर हमने मौलिक अधिकार शुरू किए थे या भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 शुरू किया था। मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करने के साथ साथ भाग नंबर जो आर्टिकल नंबर 12 है जिसके अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई थी उसको हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अगले आर्टिकल के बारे में जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 13। तो आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आर्टिकल नंबर 13 की बात करूं तो इसका एक स्पेशल नाम हमारे लिए नहीं कहा जा सकता कि मैं कह दूं कि इसका कोई स्पेशल नाम है, लेकिन आर्टिकल 13 के बारे में जो खास बात हमें ध्यान रखने वाली होती है वो खास बात ये है कि आपने न्यायिक पुनर्वलोकन का नाम सुना होगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन का यदि संवैधानिक आधार कोई है तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 13 है। कैसे बनता है और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना याद रखो, आर्टिकल 13 को मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं ये कह सकता हूँ न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार। न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार। न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार। सीधा क्वेश्चन आता है न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में यदि बात करूं तो भारतीय संविधान के अंदर या भारत के किसी कानून विधि के अंदर कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं लिखा गया है इस शब्द को। फिर भी मैंने आपको कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार जो है वो कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल नंबर 13 मूल संविधान के अंदर इसमें केवल 3 धाराएं थी या 3 पार्ट था, 13(1), 13(2) और 13(3). आज की बात करता हूं तो इसमें 4 धाराएं हैं। एक धारा को हमने बाद में जोड़ा था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 के अंदर आर्टिकल नंबर 13(4) के हिसाब से। तो एक एक करके हम हर एक धारा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 13(1) के पास। 13(1) हमें क्या कहती है? 13(1) हमें ये कहती है कि यदि कोई भी ऐसा कानून, ध्यान से देखना और एक एक बात को गहराई से समझना, क्योंकि कानून हुआ या संविधान हुआ उसके अंदर एक एक शब्द जो लिखा हुआ है ना उस शब्द का मतलब है। यदि एक भी शब्द हम मिस कर जाते हैं या एक भी शब्द का हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं तो पूरे का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। पूरे का पूरा अर्थ या संविधान की जो भावना है ना पूरे की पूरी भावना ही चेंज हो जाएगी। हम बंटाधार कर देंगे, गुड़ गोबर मिला देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, एक एक शब्द को ध्यान से हमें देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 13(1) में क्या लिखा हुआ है। 13(1) में लिखा गया है ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले बने हुए हैं। ध्यान से देखना, ऐसे कानून, मान लो संविधान लागू हमारे पास कब हुआ था भाई? संविधान लागू हुआ था हमारे पास 26 जनवरी 1950 को। ये तो आपको पता ही है संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यदि मैं टाइम लाइन बनाऊं तो ये जो टाइम होगा ये इससे पहले का होगा और ये यदि टाइम है तो ये इसके बाद का टाइम है, ऑब्वियस है। तो जो 13(1) जो बात करती है वो बात करती है इस टाइम पीरियड की, कि ऐसे कानून जो इस टाइम पीरियड के अंदर बनाए गए थे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इस समयावधि में बनाए गए कानून, इस समयावधि में बनाए गए कानून। फिर से देखिए, ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनाए गए या संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए। कानून की बात की जा रही है भाई, ठीक है ना, संविधान की बात नहीं की जा रही। ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए, पहली बात तो ये। लेकिन जो आज भी लागू हैं, बहुत से ऐसे कानून हैं जो संविधान के लागू होने से पहले बने हुए हैं हमारे पास, लेकिन आज भी वैसे के वैसे चल रहे हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता के बारे में आपने सुना होगा, इंडियन पिनल कोड आईपीसी आप जानते हो ना, या फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा आईपीसी की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो है वो बाबा आदम के जमाने का कानून है भाई। यदि मैं एग्जाम्पल दूं ना इसका, तो आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता ये कब बना था पता है आपको? 1860 के
अंदर बना हुआ कानून है। ये तो एक एग्जांपल दिया है मैंने। आज जो हमारे पास कानून चल रहे हैं लगभग उसमें 60 से 65% कानून ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले या अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून। भी 1860 का कानून आज भी चल रहा है। तो जो आईपीसी की बात करते हो ना, 1860 के अंदर ही बन गई थी। तो इसमें लिखा गया है ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए, इस एरिया के अंदर बनाए गए, इस टाइम पीरियड के अंदर। दूसरा, जो आज भी लागू है, तथा जो क्या है भाई, आज भी लागू हैं, उनके बारे में बात करता है हमारे पास धारा नंबर 13(1). ये कानून के बारे में स्पेशल बात करता है। और क्या बात करता है, ये कहता है कि ये कानून भारतीय संविधान के अनुसार होने चाहिए। यदि ये कानून भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है तो जिस हद तक वो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है ना, उस हद तक उसको क्या कर दिया जाएगा भाई, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्यों भाई, संविधान तो हमारा इस दिन लागू हुआ, संविधान के अंदर तो हमने आज बताया ना कि हमारे संविधान के अंदर ये होगा, लेकिन 1860 में हमें थोड़ी पता था कि भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या होगा। उस टाइम हमें पता ही नहीं था। तो ये कहता है कि उस टाइम कानून के अंदर कुछ भी लिख दिया गया, हमें नहीं मतलब। यदि आप उस कानून को आज भी लागू रखना चाहते हो तो उस कानून के अंदर जो जो भाग भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है ना, उसको आप क्या कर दो भाई, 0 कर दो। यही बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 13(1) के अंदर। तो पूरा करता हूं मैं। ऐसे कानून जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले बने हैं, जो आज भी लागू हैं, उनको भारतीय संविधान के अनुरूप होना होगा। उनको क्या होगा भाई, भारतीय संविधान के अनुरूप होना होगा, भारतीय संविधान के अनुसार ही होना होगा। एक ही बात है, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे भाई, शून्य हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुरूप होना होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है। और यदि मैं बात करता हूं धारा नंबर 13(2) की, तो आर्टिकल नंबर 13(2) जो है वो इधर बात करती है। वो ये कहती है कि ऐसे कानून जो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद बनाए जाएंगे। ये तो उन कानूनों की बात करती है जो पहले से बने हुए थे, और ये उन कानूनों की बात करती है ऐसे कानून जो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद बनाए जाएंगे। वो कानून भी आप संविधान के अनुरूप ही बनाओगे। ऐसा नहीं कि हमने संविधान के अंदर तो कुछ और लिख दिया और आप कानून के अंदर कुछ और लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिख लो, धारा 13(2) क्या कहती है, ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने के बाद बनेंगे, संविधान के लागू होने के बाद बनेंगे, वे भी संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए, वे भी संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए। अन्यथा वो क्या हो जाएंगे भाई, शून्य हो जाएंगे। अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ये बात करती हैं 2 आर्टिकल, इसकी 2 पहली धाराएं। पहली धारा, ऐसे कानून, कानून जो लिखा हुआ है ना, कानून को संविधान में जो वर्ड यूज किया गया है, या शुद्ध हिंदी के लिए कानून के लिए विधि शब्द का उपयोग किया गया है। तो ऐसी विधि जो संविधान के बनने से पहले बनी है वो संविधान के अनुसार होगी, नहीं होगी तो डिलीट हो जाएगी। दूसरा, ऐसी विधि जो संविधान के बाद बनेंगी, उसको भी संविधान के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। यदि नहीं बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगी भी, शून्य हो जाएगी। अब बात आप हमारे सामने आती है कि शून्य हो कैसे जाएगी, है ना। भी कैसे पता चलेगा कि ये विधि जो है संविधान के अनुरूप नहीं है या संविधान के खिलाफ बात करती है, और इनको शून्य करेगा कौन, क्या अपने आप हो जाएगी या कोई करेगा। तो ये जो शून्य करने की पावर है ना, ये पावर दी गई है हमारी न्यायपालिका को। किसको दी गई है, शून्य करने की पावर हमारी न्यायपालिका को दी गई है। और न्यायपालिका की इसी पावर को क्या कहा जाता है, न्यायपालिका की इसी पावर को कहा जाता है न्यायिक पुनर्वलोकन। अब ध्यान से देखना, न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है। न्यायिक पुनर्वलोकन भारतीय न्यायपालिका की, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, भारतीय न्यायपालिका की ऐसी शक्ति है जिसके तहत वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है कि वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। यदि वो कानून संविधान के अनुसार हैं तो ठीक है, यदि वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उस कानून का उतना हिस्सा
जितना हिस्सा संविधान के अनुरूप नहीं है उस हिस्से को क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है या शून्य घोषित कर दिया जाता है। न्यायपालिका की इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं, पुनर्अवलोकन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि न्यायिक पुनर्अवलोकन कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 13(1) और 13(2) के अंदर जो लिखा गया है उसका मतलब क्या है भाई, न्यायिक पुनर्अवलोकन ही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ और ध्यान से देखना उस क्वेश्चन के बारे में, यदा कदा ये क्वेश्चन आपको किसी अच्छे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा गया ऐसा कानून जो संविधान से पहले बना हो तथा आज भी लागू हो। तो भारतीय संविधान के अंदर या ऐसा कैसे हो सकता है कि कानून 1860 के अंदर बना था, आज तक लागू है? क्या कहीं भारतीय संविधान के अंदर ऐसा लिखा हुआ है क्या कि पुराने बने हुए कानून भी लागू रह सकते हैं? भी यहाँ तो लिखा है ना कि यदि लागू है तो लागू है ये कैसे, मतलब कि कहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि पुराना बना हुआ कानून भी आज भी लागू हमारे पास रह सकता है? तो ये भारतीय संविधान के अंदर ही लिखा गया है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 372। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कहाँ लिखा है या कहाँ प्रावधान किया गया है, एक ही बात है, कहाँ लिखा है कि संविधान से पहले बने हुए कानून या संविधान लागू होने से पहले बने हुए कानून, संविधान लागू होने से पहले बने हुए कानून आज भी लागू हो सकते हैं या आज भी लागू रह सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका आंसर हमारे पास होगा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 372। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 372। यदि आपके पास भारत का संविधान है तो उसका आर्टिकल नंबर 372 पढ़ के देखना, और यदि भारत का संविधान नहीं है आपके पास तो नेट तो होगा, मोबाइल तो होगा, तभी तो आप हमारी वीडियो देख पा रहे हो। आप हमारी वीडियो समाप्त होने के बाद एक बार आर्टिकल 372 को सर्च करके देखना, उसको पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान से पहले बने हुए कानून भी जो भारत के संविधान के अनुरूप है एज इट इज आज भी लागू रहेंगे। तभी तो हमारे पास 1860 का बना हुआ आईपीसी आज भी लागू है। तो ये हमने आर्टिकल 13 के दो जो सेक्शन हैं उनके बारे में जाना, सेक्शन 13(1) तथा 13(2। ये दो सेक्शन हमारे पास इनडायरेक्टली हमारे पास क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है भारत की, उनके पास क्या है भाई, न्यायिक पुनर्अवलोकन है। दूसरी बात आप ध्यान से देखो, इसका जो मतलब है एक और मतलब निकलता है, चाहे इसका मतलब देखो चाहे इसका मतलब देखो। इसका मतलब ये निकलता है कि भारत में जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो सारे के सारे कानून संविधान के अनुसार बनाए जाएंगे। अर्थात जो भारत का संविधान है वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा कानून है। भारत का संविधान इंडिया के अंदर सुप्रीम कानून है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान को सुप्रीम कानून बनाता है? तो कौन बनाता है भाई? आर्टिकल नंबर 13। क्वेश्चन लिखो, सीधा लिखो, आप एक पॉइंट लगा के लिख लो कि जो आर्टिकल नंबर 13 है ना, एक तो ये देता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। दूसरा इसका यदि मैं इंटरप्रिटेशन करूं, निर्वचन यदि करूं, तो ये निकलता है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है। भारतीय संविधान क्या है भाई? भारत का सबसे बड़ा कानून या भारत का सर्वोच्च कानून है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है हमें? ये हमें कहता है आर्टिकल नंबर 13। इनडायरेक्टली कहता है, डायरेक्टली नहीं कहता। कैसे कहता है? ये 13(1) तथा 13(2) कहती है कोई भी कानून बनेगा तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? संविधान के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा हमारे लिए संविधान। तो ध्यान से देखना, दोनों बातें बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ लिखा हुआ है ये आप फिर भी बता देते हो आर्टिकल 13 के अंदर है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान को सबसे बड़ा कानून बना रहा है, तो उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 13। और यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए होते हैं। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 13 की भाग नंबर 3 की तरफ। 13(3) 13(3) क्या कहता है? 13(3) कहता है कि 13(1) में तथा 13(2) के अंदर हमने बार बार यूज किया है विधि शब्द का उपयोग, कानून शब्द का उपयोग। ऐसी विधि दोनों में यही कहा है ना, ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पहले बनी हो या ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के बाद बनेगी। तो इस विधि शब्द का मतलब हमारे लिए क्या है ये हम बात कर रहे हैं, और विधि शब्द का मतलब क्या है या विधि शब्द की परिभाषा क्या है वो हमारे पास बताई गई है आर्टिकल नंबर 13(3) के अंदर।
आर्टिकल नंबर 13(3) क्या बताता है हमें? ये बताता है विधि शब्द की परिभाषा। विधि शब्द की परिभाषा। ध्यान से देखिए, विधि कह दूं या कानून कह दूं, कानून शब्द की परिभाषा जो दी गई है वो भी हमारे पास कहाँ दी गई है? आर्टिकल 13 के अंदर दी गई है। स्पेशली यदि पूछा जाए तो आर्टिकल 13 के भाग नंबर 3 के अंदर दी गई है विधि शब्द की परिभाषा। कानून हमारे लिए कौन होगा? ध्यान से देखिए, कानून की परिभाषा जो है ना, बहुत ही बड़ी परिभाषा दी गई है, छोटी परिभाषा नहीं दी गई है, विस्तृत परिभाषा दी गई है। क्या लिखा गया है इसमें? लिखा गया है भारत की संसद के द्वारा या किसी भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा। क्यों? कानून बनाने का काम तो इनका ही है ना। या तो भारत की संसद बनाएगी यदि भारत के लिए बनाना है, या राज्य सूची के विषय पर बनाना है कानून, तो कौन बनाएगा भाई? राज्य का विधानमंडल बनाएगा। ये तो आप अच्छे से जानते हो। तो देखिए क्या लिखा गया है, भारत की संसद के द्वारा या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, जिसको सीधा लिख दिया उन्होंने, कानून है, एक्ट लिखा है सीधा, या कानून के लिए बनाया गया कोई उप कानून, या कानून के लिए बनाए गए नियम, विनियमन, आदेश, अध्यादेश जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं, परिपत्र, अधिसूचनाएं, मतलब भारत की संसद कुछ भी जारी करे, भारत के राज्य विधानमंडल जो है कुछ भी जारी करे, सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे भाई? राज्य कानून की परिभाषा के अंदर आएंगे। तो ध्यान से देखना, पहली बात किसके द्वारा भाई? या तो संसद के द्वारा जारी हो या किसके द्वारा हो? राज्य के विधानमंडल के द्वारा। संसद के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के द्वारा। क्या क्या भाई? पहली बात, कोई कानून बनाया गया हो, वो भी विधि शब्द की भाषा के अंदर आएगा। दूसरा, कानून को लागू करने के लिए हमने क्या बनाया भाई? उप कानून बनाया। कानून में कुछ कमी रह गई होंगी तो उसके लिए हमने क्या बना दिया? उप कानून बना दिया, वो भी लॉ शब्द की परिभाषा के अंदर आएगा। तीसरा, कानून लागू कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमने बनाए नियम, रूल बनाए जाते हैं, वो भी हमारे लिए क्या होंगे भाई? जो नियम बनाए गए हैं वो भी विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। और इन नियमों को लागू कैसे किया जाएगा उसके लिए बनाए जाते हैं विनियमन। विनियम, नियमों को लागू कैसे किया जाएगा उसके लिए विनियम बनाए, वो भी हमारे लिए कानून की परिभाषा के अंदर आएंगे। और इसके अलावा क्या दिया जा सकता है? जो हमारे पास संसद है वो किसी भी तरह का ऑर्डर निकाल सकती है, आदेश निकाल सकती है। आदेश निकाला आपने, वो भी क्या होगा? कानून की परिभाषा के अंदर होगा। संसद जो है परिपत्र जारी कर सकती है। यदि आपने परिपत्र जारी किया, सर्कुलर जिसको बोला जाता है, नोटिस जिसको बोल सकता हूं, यदि आपने नोटिस निकाला है कोई, वो भी उसके अंदर आएगा। यदि आपने कोई अधिसूचना निकाली है, जिसको गजट हम बोलते हैं, यदि आपने कोई गजट निकाला है, अधिसूचना निकाली है, वो भी कानून शब्द की परिभाषा के अंदर आएगा। और यहाँ तक देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो वो भी क्या आएगा भाई? राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएगा। ये तो है संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा ये सब कुछ किया गया है, वो पहली बात हुई। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, दूसरी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी रूढ़ी है, प्रथा है, परिपाटी है, परंपरा है, और वो परंपरा ऐसी है जिसने कानून का रूप ले लिया है, तो वो भी किसके अंदर आएगी? भी कानून शब्द की परिभाषा के अंदर आएगी। देखना, कोई भी परंपरा, कोई भी परंपरा या प्रथा या रूढ़ी, एक ही बात है, या रिवाज, ठीक है ना, या परिपाटी, एक ही बात है, ठीक है ना, ये पर्यायवाची है सभी। यदि कोई भी रूढ़ी है, परंपरा है, परिपाटी है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स रखती है कि उसने कानून का रूप ले लिया हो, तो वो भी किसके अंदर आएगी? भी कानून शब्द की परिभाषा के अंदर आएगी। ये और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आदिवासी लोग हैं ना, आदिवासी लोगों के अंदर बहुत सी प्रथाएं प्रचलित हैं। राजस्थान का उदयपुर का कोटड़ा जो तहसील है, वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ पर एक प्रथा प्रचलित है कि वहाँ पे मेले होते हैं, और मेले के अंदर जो जवान लड़के तथा लड़कियाँ हैं वो आपस में भाग के शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं, शादी के बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे होने के बाद उनकी शादी करवाई जाती है। तो पहले शादी नहीं करवाई, पहले तो भाग गए, और भागने के बाद उनके क्या हो गए? बच्चे हो गए। जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद उनकी शादियां करवाई जाती है। ये उनकी परंपरा है, और ये परंपरा इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है कि वो भारतीय जो विवाह अधिनियम जो है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है, या स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो उनके ऊपर लागू नहीं होता।
यदि हमारे यहाँ ये हम सभ्य जो लोग हैं उनकी शादियाँ कैसे होती है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होती है, या जो स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे पास बनी हुई है उनके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन उनके ऊपर वो कानून लागू ही नहीं होते। उनके ऊपर तो जो अपनी रूढ़ी है ना, अपनी परंपरा है, वही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने कानून का रूप ले लिया कि आपकी शादियाँ ऐसे ही होंगी। यदि आप भागे तो आपके जो बच्चे होंगे वो बच्चे आपके लीगल बच्चे होंगे, वैध बच्चे होंगे, वो ऐसे ही कहलाएंगे कि आप उसके माता पिता है, आपकी जायज़ संतान कहलाएगी, नाजायज़ संतान आपकी नहीं होगी। इंडिया के अंदर तो भाग्य यदि लड़का लड़की भाग जाते हैं तो उनकी जो संतान है नाजायज कहलाती है, वहाँ जायज संतान कहलाती है भाई, ठीक है ना। तो यदि इस तरह की प्रथा हो, परंपरा हो, रूढ़ी हो, रिवाज हो, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको मानना आपके लिए जरूरी है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कानून कहेंगे। तो ये 13(3) के अंदर में बताया गया है विधि शब्द की परिभाषा। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंदर विधि शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो ओवरऑल बात करूं तो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, और स्पेसिफिक यदि बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 13(3) के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। तो भारत के मूल संविधान के अंदर तो भाई ये 3 ही बातें लिखी गई थी, 13(1), 13(2) और 13(3). बाद में क्या होता है, 1971 के अंदर 24वां संविधान संशोधन किया जाता है, और 24वें संविधान संशोधन के अंदर एक नई धारा जोड़ी जाती है 13(4), या नया भाग कह दूं, नया भाग जोड़ा जाता है, 13वें का नया बिंदु जोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं हम 13(4). 13(4) क्या है, ध्यान से देखना। 13(4) पहली बात तो आप ये लिख लो इसके लिए, कब जोड़ा गया भाई, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है 24वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24वां कब हुआ था, 1971 के अंदर हुआ था। 24वें संविधान संशोधन से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसका नाम था गोलकनाथवाद। ये हम बार बार इसका हम जिक्र करेंगे और डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे गोलकनाथवाद क्या था। मैं केशवानंद भारती जो वाद है डिटेल में आपको करवाऊंगा। उस टाइम जितने भी वाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, मौलिक अधिकारों से संबंधित, सारे के सारे एक साथ करवाऊंगा। केशवानंद भारती हो गया, गोलकनाथ हो गया, या हमारे पास जो मिनर्वा मिल्स केस हो गया, डेरूबेरी वाद हो गया। तो ये जितने भी वाद हमारे पास है सारे के सारे हम एक दिन के अंदर करने वाले हैं, अच्छे से करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो अभी आप ये याद रखो, गोलकनाथवाद जो था, गोलकनाथवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पार्लियामेंट के द्वारा किए गए किसी संशोधन को वो चेंज किया था या अल्टर किया था, आप ये मान सकते हो। या ये कह लो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो संविधान संशोधन आप करते हो, हम संविधान संशोधन को भी चेंज कर सकते हैं या उनका भी न्यायिक पुनर्वलोकन ले सकते हैं। गोलकनाथवाद के अंदर ये डिसीजन दिया गया था। तो इंदिरा गांधी जो थी उसने प्राइम मिनिस्टर, वो ये चाहती थी कि हम संविधान के अंदर संशोधन कर लें, वो परमानेंट हो जाए, अब उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं लिया जा सके। तो न्यायिक पुनरावलोकन किसका लिया जा सकता है, 13(1) तथा 13(2) में लिखा गया है, वो विधि या वो कानून, यदि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएगा, कानून शब्द की परिभाषा के अंदर आएगा, तो उसका क्या लिया जाएगा भाई, जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकेगा। तो क्यों न हम ऐसा करें कि हम ऐसा ही लिख दें कि जो संविधान संशोधन है वो कानून की परिभाषा के अंदर ही नहीं आता। यदि कानून की परिभाषा के अंदर नहीं आएगा तो 13(1) तथा 13(2) उस पर लागू ही नहीं होंगे, और 13(1) और 13(2) लागू नहीं होंगे तो बात ही खत्म, जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जाएगा, है ना। जुडिशियल रिव्यू तो इसीलिए लिया जा रहा है ना कि संविधान संशोधन कानून की परिभाषा के अंदर आता है। तो 13(4) के अंदर यह डिसाइड किया गया कि संविधान संशोधन जो है कानून की परिभाषा के अंदर आता है या नहीं आता, और भारत की पार्लियामेंट ने संशोधन करके ये लिख दिया कि जो भी हम संविधान संशोधन करते हैं, क्या कह दिया कि जो भी हम संविधान संशोधन करते हैं, ये 13(3) के अंदर जो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है ना, विधि की परिभाषा के अंदर नहीं आएंगे, विधि की परिभाषा के अंदर नहीं आएंगे। टंटा ही खत्म कर दिया। अब ये विधि की परिभाषा के अंदर नहीं आएंगे तो बात खत्म हो गई। 13(1) लागू नहीं होगा इनके ऊपर, 13(2) लागू नहीं होगा। यदि 13(1) और 13(2) लागू नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। सरकार यहीं पर खत्म नहीं हुई, सरकार ने इससे बढ़ के भी एक लाइन और लिख दी। उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने कह दिया जो भी हम संशोधन करेंगे आर्टिकल 368 के तहत, उसके ऊपर आर्टिकल 13 लागू ही नहीं होगा। स्पष्ट भाषा में लिख दिया। उन्होंने क्या लिख दिया इसके अंदर, दूसरी बात, पहली बात तो ये लिखा है और दूसरी बात ये लिखी है, आर्टिकल 13 की कोई भी बात, आर्टिकल 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, संविधान संशोधन पर लागू
नहीं होगी। तो एक हिसाब से मैं कह दूं, इनडायरेक्टली ही मैं कह दूं, क्या किया जा रहा है भाई, संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन लेने से मना किया जा रहा है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या आता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इवन दो RAS के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रस्तावित करता है कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। तो कौन सा भाई, इसका सही आंसर हमारे लिए क्या होगा, इसका प्रॉपर आंसर हमारे लिए होगा आर्टिकल नंबर 13(4). आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 13 का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा हमें ये कहता है कि आप संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे लिए था आर्टिकल नंबर 13 का भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 1 लागू होता है जो संविधान के लागू होने से पहले के कानून हैं, 2 लागू होता है संविधान के लागू होने के बाद के कानून हैं। ये दोनों मिलके कहते हैं न्यायिक जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। साथ ही साथ इनका मतलब बनता है कि जो हमारे पास संविधान संशोधन कानून है, जो हमारे पास भारत का संविधान है, ये इंडिया का सबसे बड़ा या सर्वोच्च कानून है। उसके बाद 13(3) के अंदर देखा जिसमें कानून की परिभाषा दी हुई थी, और 13(4) के अंदर हमने देखा संविधान संशोधन को कानून की परिभाषा से बाहर रख दिया गया, या मैं ये कह दूं 13(4) को क्या कह दिया गई, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रख दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 13 जो है जुडिशियल रिव्यू है। तो जितने भी कानून इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं उनके लगभग 90% कानून हमारे पास ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है विपक्ष के द्वारा या किसी और पार्टी के द्वारा। डेफिनेटली ऐसा होता है। और यदि विपक्ष के द्वारा चैलेंज किया जाता है तो आर्टिकल 13 का उपयोग सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। और जब जब आर्टिकल 13 का उपयोग किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के अंदर कोई ना कोई सिद्धांत भी दे देता है भाई। सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई सिद्धांत जरूर देता है, या थ्योरी जिसको बोल दूं, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के अंदर कोई ना कोई थ्योरी लिख देती है, कोई ना कोई सिद्धांत लिख देती है। तो आर्टिकल 13 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सिद्धांत बताए हैं। फिर कहता हूं ये संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर आर्टिकल 13 के बारे में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप लिख लो आर्टिकल 13 से संबंधित सिद्धांत। आर्टिकल 13 से संबंधित सिद्धांत 3 सिद्धांत हैं। उन तीनों सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात वो लिख लो, ये क्या है भाई, न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित है, न्यायपालिका द्वारा दिए गए हैं। न्यायपालिका जब भारतीय संविधान का निर्वचन करती है, भारतीय संविधान का निर्वचन करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है भाई, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू उसका निर्वचन ही तो है, एक हिसाब से भी भारतीय संविधान क्या कहता है। जब हमें कन्फ्यूजन होती है कि भारतीय संविधान के अंदर लिखी हुई इस बात का मतलब क्या है, तो उसका अर्थ हमें सुप्रीम कोर्ट बताता है कि इसका अर्थ ये है, और उसके अर्थ को बताना ही कहते हैं कि निर्वचन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि भारतीय संविधान का निर्वचन कर सके। जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का निर्वचन करता है तो हमें 3 सिद्धांत देता है, और जो पहला सिद्धांत है उसका नाम है आच्छादन का सिद्धांत। क्या नाम है भाई, आच्छादन का सिद्धांत। नहीं, पहला हम करते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, उसके बाद आच्छादन करेंगे। पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी इसको बोला जाता है भाई, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून बन गया जिसका कोई हिस्सा संविधान के अनुरूप नहीं है, तो आर्टिकल 13 यही कहता है ना कि कोई हिस्सा अनुरूप नहीं है तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून बन गया जिसका कोई हिस्सा, एक हिस्सा ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे कानून को डिलीट मत करो, क्योंकि पूरा कानून तो सही है, उसका जो हिस्सा संविधान के अनुरूप नहीं है ना, केवल आप उस हिस्से को काट दो। एग्जाम्पल देते हैं कि सेब से भरी हुई टोकरी है या फलों से भरी हुई टोकरी है, उसके अंदर यदि एक सेब सड़ जाता है तो आप पूरे सेबों को फेंक दोगे या केवल सड़े हुए सेब को फेंकोगे।
केवल सड़ा हुआ संयुक्त जो है ना उसी को ही फेंका जाएगा। सेम यही बात यहाँ पर लागू होती है कि जो भाग संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है आप उस भाग को हटा दो ना, पूरे के पूरे संविधान को या पूरे के पूरे कानून को हटाने का क्या मतलब है, यही कहता है पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें लिख लो आप, पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, कानून का वो हिस्सा हटा दिया जाना चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, ना कि पूरे का पूरा कानून ही डिलीट कर दो, ना कि पूरे का पूरा कानून ही हटा दिया जाए। ठीक है ना, तो ये कहते हैं उतना हिस्सा हटा दो ना जितना खराब है, पूरे का पूरा कानून हटाने का ये मतलब क्या बनता है, इसे कहा गया पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा हमारे पास जो सिद्धांत है वो है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, या इसे हम ये भी कहते हैं कि संविधान का ग्रहण लगना, संविधान का ग्रहण लगना। हर छोटे बड़े एग्जाम के अंदर इन सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, ये सिद्धांत आपसे पूछ लिए जाते हैं। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जिसको कहा जाता है, संविधान का ग्रहण लगना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहते हैं कि यदि मान लो कोई ऐसा कानून है और जिसका कोई हिस्सा हमारे पास क्या है भाई, संविधान के अनुरूप नहीं है, इन्होंने तो कह दिया कि आप उसको हटा दो, लेकिन ये क्या कहते हैं कि आप उसको हटाओ मत, आप उसको पड़ा रहने दो, लेकिन आप ये कह दो कि ये हिस्सा पड़ा हुआ है, सामान्य परिस्थिति के अंदर इस हिस्से के ऊपर संविधान हावी रहेगा, मतलब ये हिस्सा दबा हुआ है, इसके ऊपर संविधान हावी है, मतलब इसके ऊपर संविधान का ग्रहण लगा हुआ है, या संविधान ने उसको आच्छादित किया हुआ, ढका हुआ है। सामान्य परिस्थितियां जब रहेंगी, जब वो हिस्सा ढका हुआ रहेगा, काम नहीं करेगा, संविधान उसके ऊपर हावी होगा, लेकिन जब विशेष परिस्थितियां आएंगी तब संविधान उससे हट जाएगा और वो हिस्सा क्या हो जाएगा भी, लागू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोरोना टाइम के अंदर आपने क्या देखा भाई, राष्ट्रीय महामारी जो एक्ट हमारे पास है, राष्ट्रीय आपदा एक्ट जो है वो लागू हो गया था। उसके तहत भारतीय सरकार ने क्या कहा, आपका अपने घरों से बाहर निकलना ही मना कर दिया। आप जानते हो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 में आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, हर व्यक्ति को घूमने फिरने की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम फिर सकता है। लेकिन जो महामारी एक्ट लगा था उसके तहत लॉकडाउन लगा दिया गया, वो लॉकडाउन में कह दिया गया बाहर निकलो, मोरिये बजा देंगे आपके, है ना, अच्छी खासी पिटाई की थी। तो नॉर्मल टाइम के अंदर वो जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन करता है, तो उन प्रावधानों को हटाया नहीं गया। यदि पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता तो उनको हटा दिया जाता, उस पर क्या लागू कर दिया गया भाई, आच्छादन का सिद्धांत लागू कर दिया गया कि उनको हटाया नहीं गया, लेकिन ये कह दिया गया कि इनके ऊपर नॉर्मल परिस्थितियां जब होंगी ना तब तो भारत का संविधान हावी होगा, कि ये नॉर्मल परिस्थितियों के अंदर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन जब जब विशेष परिस्थितियां आएंगी तब तब भारतीय संविधान का जो प्रभाव है इनके ऊपर से हट जाएगा, इनको लागू किया जा सकता है। मतलब भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को अगर खिलाफ जाके भी हमें उनको लागू करना पड़े तो हम लागू कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, आच्छादन का सिद्धांत। तो लिख लो क्या लिखा गया है, यदि किसी कानून का कोई हिस्सा, भाई राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, यदि आपको राइटिंग समझ नहीं आई तो जो बोल रहा हूं उससे आप लिख लो भाई, किसी कानून का कोई हिस्सा संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे हटाने की बजाय, ध्यान से देखना, वो तो कहता है हटा दो, पृथक्करण में तो क्या कहा, उसको हटा दो, ये कहता है उसे हटाने की बजाय उस पर संविधान को आच्छादित कर दो। आच्छादित का मतलब होता है ढक दिया, वो था उसको ढक दिया संविधान ने। कहता है संविधान कहता है मेरी बात चलेगी तेरी नहीं चलेगी, संविधान को क्या कर दो भाई, आच्छादित कर दो।
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में क्या होगा भाई, संविधान उस पर हावी रहेगा। सामान्य परिस्थिति में क्या रहेगा भाई, संविधान हावी रहेगा। लेकिन जब जब हमारे पास विशेष परिस्थितियां आएगी, विशेष परिस्थिति में वो हिस्से लागू हो जाएंगे या वो कानून क्या कर दिया जाएगा भाई, कानून प्रभावी हो जाएगा। ये हमारे पास था आच्छादन का सिद्धांत। और तीसरा हमारे पास है परित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम बोलते हैं, परित्याग का सिद्धांत। परित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है, परित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि मौलिक अधिकार का किसी भी व्यक्ति के द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं, आपको दिए गए हैं, आपको लेने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आपको मौलिक अधिकार में दिया गया है कि आपको जीने का अधिकार है, आप जीने के अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। यदि आप अपने जीने के अधिकार का त्याग करना चाहते हो या आप मरना चाहते हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो सुसाइड का प्रयास करना कानूनी अपराध है, आपको उसके लिए सजा हो सकती है। मतलब जो मौलिक अधिकार आपको दे दिए गए वो आपको रखने ही पड़ेंगे, आप उनका त्याग नहीं कर सकते। उसे हम कहते हैं मौलिक परित्याग का सिद्धांत। तो लिख लो इसके बारे में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों का, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता। अर्थात आपको मौलिक अधिकार दिए हैं तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ये तीन अधिकार हमारे पास हैं, तीन सिद्धांत हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो प्रादुर्भाव है, जिनकी उत्पत्ति है कैसे होती है, आर्टिकल नंबर 13 से होती है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है, पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब क्या है, आच्छादन के सिद्धांत का मतलब क्या है, परित्याग के सिद्धांत का मतलब क्या है। क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है कि पृथक्करण का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है, इसका या इसका पूछा जा सकता है कि इनका प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो हमें उत्तर देना होगा, उत्तर क्या होगा भाई, आर्टिकल नंबर 13 के तहत। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होंगी, हमारे द्वारा समझाया गया समझ आया होगा। यदि आपको ऐसा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तथा साथ ही साथ हमारी वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो अभी तक इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छी क्लासेस की तलाश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में किसी तरह की गलती महसूस होती है, तो आप कमेंट कर हमें उस गलती के बारे में ज़रूर बताइएगा। हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आप तक बिल्कुल सही जानकारी जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।